जय हिंद दोस्तों। आज हमारी सामाजिक न्याय विधान की दूसरी क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हमने अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास और नीतिगत प्रयास देख लिए थे। आज हम अल्पसंख्यकों के लिए योजनागत प्रयास को देखेंगे। तो चलिए देखिए, योजनागत प्रयास में जो सबसे पहला है वो है हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम। ये निगम है, मतलब संस्था की स्थापना की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। किस लिए की गई थी? ये अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग के आर्थिक सहायता देने के लिए, मतलब आर्थिक गतिविधि है तो उनको सहायता वित्त उपलब्ध कराने के लिए 1994 में ये स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के उद्देश्य देखते हैं कि क्या-क्या उद्देश्य है। तो पहला है सामाजिक व आर्थिक विकास करना, मतलब अल्पसंख्यकों का सामाजिक व आर्थिक विकास करना। अब कैसे करना? तो उनको स्वरोजगार व आय हेतु उद्यम ऋण उपलब्ध कराना। उद्यम ऋण यानी अगर उन्हें कोई व्यवसाय खोलना है तो उसके लिए वित्तीय सहायता, पैसा उपलब्ध कराना, इसके लिए ये निगम बनाएगा। या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण विपणन सहायता। व्यावसायिक परीक्षण यानी उद्यम स्थापित करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रशिक्षण मुहैया कराना, और साथ में विपणन, मतलब जो उद्यम से उनको उत्पादित उत्पाद है उनको मार्केट में कैसे सेल करना है, कैसे उससे संबंधित जो भी सहायता देना है, ये सब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का कार्य है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इस वित्त एवं ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा कौन-कौन सी योजना या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, इस निगम द्वारा कई सारे कार्यक्रम या योजना चलाए जा रहे हैं। जैसे पहला है सावधिक ऋण योजना। सावधिक ऋण योजना मतलब एक विशेष अवधि के लिए हम कितना 30 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। मतलब अगर किसी को अपना व्यवसाय या स्थापित करना है तो हम 30 लाख तक की वित्तीय सहायता किसके अंतर्गत देते हैं? सावधि ऋण योजना के अंतर्गत। और अगर आपको कम चाहिए तो हम लघु वित्त पोषण योजना भी चला रहे हैं कि आपको 30 लाख नहीं, कम चाहिए, मतलब 1 से 1.5 लाख तक का ही ऋण आपको चाहिए, तो आप लघु वित्त पोषण योजना के तहत ले सकते हैं। उसके अलावा महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना में ये क्या है? ये एनजीओ के माध्यम से 1 लाख तक का ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है कि भाई महिला अपना अगर कोई रोजगार स्थापित करना चाहती है तो वो एनजीओ की सहायता, मतलब हम ये एनजीओ के द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, एनजीओ को दिया जाता है। उसके बाद है शैक्षणिक योजना। अब भाई अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनको शिक्षा के लिए भी कुछ हमको योजना चलानी पड़ेगी क्योंकि शैक्षिक विकास ज़रूरी है। तो उसके लिए हम 3% ब्याज से 4 लाख प्रति वर्ष और अधिकतम 20 लाख तक का, मतलब हम, मतलब कि 1 साल में 4 वर्ष देंगे और अधिकतम 20 लाख तक का 3% की ब्याज से आपको देश में अगर शिक्षा प्राप्त करनी है, और अगर आपको विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी है, लंदन जाकर के, अमेरिका जाकर शिक्षा प्राप्त करनी है, तो हम 6 लाख रुपए प्रति वर्ष दे सकते हो, और कितना? अधिकतम 30 लाख तक, मतलब 5 साल तक आपको ये ऋण मुहैया, शिक्षा के लिए हम आपको लोन दे सकते हैं। उसके अलावा है कौशल से कुशलता योजना। मतलब आपके अंदर कोई कौशल है तो उसका प्रशिक्षण देके आपको कुशल कर देंगे तो आप फिर उसको रोजगार अपना बना सकते हैं। तो वो स्वरोजगार के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण देता है आपको कुशलता प्रदान करने के लिए, आपके अंदर अगर कोई कौशल है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो हमने क्या था, केंद्र सरकार ने पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना कर दी। तो ये अपनी अलग योजना चला रहा है, उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अपनी कई सारी अलग योजनाएँ। जैसे पहली, इसके अलावा पहली है प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम। ये कब? ये 2006 में शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। इसके अंदर क्या इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। कि मतलब उनको शिक्षा मुहैया कराएँगे, उनको स्वास्थ्य की देखभाल, उनको रोजगार उपलब्ध, और जो सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम 2006 में चालू किया। इसके अतिरिक्त देखें तो दूसरा है अगला प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये 2018 में शुरू किया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मतलब क्या है ये? कि अल्पसंख्यकों के विशेष क्षेत्र के विकास, मतलब अल्पसंख्यक जहाँ रहते हैं, ठीक है ना? तो उस क्षेत्र के विकास के लिए कि मतलब वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, मतलब कि रोड की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएँ हो, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ये प्रधानमंत्री जन विकास योजना लिखा ही है। सामाजिक आर्थिक विकास एवं मूलभूत सुविधा के साथ परिसंपत्तियों का विकास, परिसंपत्ति, रोड वगैरह, पुल वगैरह, कोई उनको मान लीजिए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना है, तो जो भी उनको सुविधा चाहिए, वो सुविधा आपका प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया। अगला जो है ये है सीखो और कमाओ योजना। देखिए, सीखो और कमाओ योजना ये क्या है? ये पहले हम अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को कौशल देंगे, कौशल के बाद उसका हम रोजगार स्थापित कर देंगे, और ये आपके 15 से 35 वर्ष तक की उम्र के युवाओं के लिए है। मतलब कि उनको कौशल देना, उसको प्रशिक्षित करना ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके। तो ये जो सुविधा थी ये कौशल सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत थी। नेक्स्ट है
ये है उस्ताद। उस्ताद योजना जो है आपका, ये उस्ताद जो है USTTAD उस्ताद, इसका फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड डेवलप। मतलब कि अल्पसंख्यक समूहों में कोई भाई ट्रेडिशनल उनके अंदर कोई आर्ट है, जैसे मान लीजिए कि वो बुनकर में अच्छे हैं, या फिर वो कलाकारी चित्रकारी में अच्छे हैं, नृत्य में अच्छे हैं, किसी भी तरह का अगर उनके अंदर कोई कला है, तो उस कला के लिए मतलब पारंपरिक कला में कौशल व प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए ये विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका उस्ताद योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी नई मंजिल योजना। देखिए ये नई मंजिल योजना 2015 में चालू की गई। अब ये इस योजना में क्या है, तो ये है अल्पसंख्यकों हेतु एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका की पहल। मतलब एक एक उनको शिक्षा देना, और अगर आजीविका के लिए अगर जैसे शिक्षा दे रहे हैं, अब ड्रॉप आउट हो गए बच्चे, मतलब कि शिक्षा पा रहे थे लेकिन गरीब हैं, तो काम करने के कारण उन्होंने अपनी स्कूल जाना बंद कर दिया, ड्रॉप आउट, स्कूल से नाम हटा लिया। तो उसको रोकना, ड्रॉप आउट को रोकना, और 8वीं से 10वीं तक उनको शिक्षा का प्रमाण पत्र देना, ताकि वो कोई रोजगार स्थापित कर सके। तो ये आपकी नई मंजिल योजना के तहत था। नेक्स्ट आपका, ये आपका अगला संस्थान है, जैसे मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी, ये 2014 को स्थापित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये अकादमी का काम ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको कौशल उपलब्ध करा। उसके बाद है मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन। ये क्या है, ये जो इसकी इस संस्था की स्थापना 1989 में की गई थी। ये क्या करता है, ये अपने मतलब जितने भी इसके अंतर्गत वॉलंटियर है, ये वॉलंटियर अल्पसंख्यक वर्ग में जा करके शिक्षा मुहैया कराते हैं, मतलब उनको शिक्षा उपलब्ध कराते हैं प्राथमिक स्तर तक की। तो ये मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन ये काम करता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नालंदा परियोजना। तो देखिए नालंदा परियोजना क्या है, ये अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक के कौशल विकास योजना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी मान लीजिए शैक्षिक संस्थान है, अब वहाँ पे जितने भी शिक्षा काम कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग का क्या है ना, कि उनको उनकी संस्कृति का संरक्षण, उनकी खुद की मातृभाषा है, तो उनके अनुसार उनको जो शिक्षा मुहैया करानी है, तो उसके लिए जो शिक्षक हैं उनको कौशल देना, उनको ट्रेन करना। तो शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नालंदा परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। फिर है जियो पारसी, ये है पारसी, जियो पारसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जियो पारसी योजना 2014 में शुरू की गई। ये एक्चुअली किस लिए शुरू की गई थी, क्योंकि पारसी आपको मालूम है, ये अभी अधिकतर सुनने में आता नहीं है। पारसी अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या बहुत तेजी से गिर रही है, तो उनकी जनसंख्या को रोकने के लिए, उनके जन उन्नयन कार्यक्रम चलाने के लिए ये आपकी जियो पारसी योजना 2014 शुरू की गई। तो ये आप रट लीजिएगा सीधे, जियो पारसी योजना का उद्देश्य क्या है, तो पारसी अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या गिर रही है उसको रोकना। और ये कब शुरू की गई, तो 2014 में शुरू की गई। देखिए अगली देखते हैं, अगली है हमारी धरोहर योजना। देखिए हमारी धरोहर योजना ये क्या है, कि अल्पसंख्यकों की जो भी धरोहर है, उनके मंदिर मस्जिद जो भी हैं, और जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, उनके संरक्षण के लिए योजना चलाई गई। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे जैनों का कोई तीर्थ स्थल है, जैसे माउंट आबू हो गया, या भी कोई भी जैसे बौद्ध विहार हो गए, चैत्य हो गया, तो इन सब का जो संरक्षण, क्योंकि मालूम है ये सब गुफाओं में बनाए गए हैं पुराने शासकों द्वारा, तो इनके जो धरोहर है और जो उनकी संस्कृति, इसके संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना 2015 में चालू की गई। उसके बाद है शादी शगुन योजना 2017। शादी शगुन योजना इसलिए चलाई गई, जैसे कि अब मालूम है कि ये इनमें जल्दी विवाह हो जाने वाली परंपरा, तो जो अल्पसंख्यक महिलाएं जिनका शैक्षिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और विवाह हो गया, तो उनके लिए ये योजना 2017 में चालू होगी, कि महिला के विवाह में दुल्हन को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। तो मतलब विवाह हो गया, वो नहीं पढ़ पाई, मतलब प्राथमिक शिक्षा ही पढ़ी, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 51,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो ये आपकी शादी शगुन योजना 2017 में चालू की गई। अब देखिए आगे एक आपको ये सच्चर कमेटी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि जो अल्पसंख्यकों के, आपको मालूम है कि अल्पसंख्यकों के अध्ययन के लिए एक उद्देश्य था, जो कि आपका अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यकों के अध्ययन अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने एक सच्चर, क्या नाम था, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। देख लीजिए क्या है, कि ये क्या है, सच्चर कमेटी क्या है, कि भारत में मुस्लिम, याद रखिएगा मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की समीक्षा, मतलब सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है ना। मतलब मेन क्या याद रखना है, मुस्लिम समुदाय के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया। और कब किया गया, नवंबर
2006 को किया गया, ठीक है? अब ये सच्चर समिति ने क्या कहा? तो देखिए सच्चर कमिटी द्वारा मुस्लिमों को सर्वाधिक पिछड़े समुदायों में से एक माना गया। अच्छा मतलब समझ रहे हैं ना कि सच्चर कमिटी ने ये बोला कि जो मुस्लिम है ना ये सर्वाधिक पिछड़ा समुदाय है। अब ऐसा क्यों बोला? कंडीशन देख लेते हैं भाई ऐसा क्यों बोला? तो उसने क्या-क्या ग्राउंड दिए अपने। उसने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के 25% मुस्लिम बच्चे तो कभी स्कूल ही नहीं गए। लीजिए, मतलब कि ये इसीलिए पिछड़ा बता रहा है। क्यों बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के लगभग 25% मुस्लिम बच्चे तो स्कूल ही नहीं गए। एक दूसरा काउंट उसने क्या दिया, दूसरा कंडीशन क्या बताई कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में मतलब जो यूजी करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें प्रति 1000 छात्रों में सिर्फ 4 मुस्लिम छात्र हैं। मतलब अगर कोई अंडर यूजी कोर्स है तो अगर उसमें 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 4 बच्चे ही मुस्लिम हैं। और अगर पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, पीजी कोर्स है, तो पीजी कोर्स में 100 में से सिर्फ 2 मुस्लिम बच्चे हैं। मतलब शैक्षिक स्थिति कितनी कम बताई जा रही है, ठीक है? अगला बताया कि सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी सिर्फ और सिर्फ 4.9% मतलब 5% के आसपास, मतलब सिर्फ 5% और इनकी जनसंख्या लगभग 15%। तो आप देख रहे हैं ना कि सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व, इनकी भागीदारी कितनी कम है। उसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा मतलब यूपीएससी जो परीक्षा लेती है उसमें यूपीएससी द्वारा जो नियुक्ति की जाती है उनमें इनकी भागीदारी सिर्फ 3.2% है। तो इन 4 आधारों पे उसने बताया कि जो मुस्लिम समुदाय है वो पिछड़े समुदायों में से एक माना गया। अब भाई उसने कारण समस्या तो बता दी कि ये समस्या है। तो अब इस समस्या के निदान के लिए उसने कुछ सिफारिशें भी, कौन-कौन सी सिफारिशें की देखते हैं? तो देखिए सच्चर कमिटी की सिफारिश है, ठीक है ना? तो सच्चर कमिटी ने क्या बोला? उसने बोला कि इनके इनके मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आपको आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करानी है। भाई आप जब आधुनिक शिक्षा कराएँगे, तो फिर ये शिक्षित होंगे तो अपना रोज़गार इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद आपको मालूम है कि मुस्लिम बच्चे जो है ज़्यादातर मदरसा में पढ़ते हैं और प्राथमिक स्तर तो उनका मदरसा में ही होता है प्राथमिक। तो कहा है कि मदरसों का ना आधुनिकीकरण करना है। मतलब एक है उनका आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराओ और दूसरा जो उनका मदरसा है उनका आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिकीकरण का मतलब है कि जो मदरसे हैं जर्जर स्थिति में तो उनकी बिल्डिंग भवन के लिए आप पैसे दो, उनके बाद जो उनका पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया जा रहा है तो उनका भी आपका विज्ञान जैसे गणित जैसे सब्जेक्ट लगाया जाए। तो आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराओ और मदरसों का आधुनिकीकरण। उसके बाद अगला क्या सिफारिश की कि ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्व विकास का उनको ऋण दो ताकि वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सके, अपना विकास कर सके, ठीक है ना? अगला है कौशल विकास द्वारा मुस्लिम विकास पर। अब देखिए आपको मालूम है कि जो मुस्लिम समुदाय है इनमें कौशल बहुत ज़्यादा है। कौशल इसलिए क्योंकि ये ना अपना पारंपरिक पेशा करते हैं। मतलब इनके मतलब जो इनके परिवार में पेशा चला आ रहा है वही पेशा ये करते हैं तो इनके अंदर कौशल क्षमता ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है कि इनका आपका कौशल विकास करना है। कौशल विकास मतलब अगर उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराओ या फिर उनको अगर लोन वगैरह चाहिए तो जो भी उनको चाहिए तो उनके कौशल विकास करवाइए। तो कौशल विकास से ना मुसलमानों का विकास बहुत तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है विशेष क्षेत्र विकास बल। तो देखिए आपको मालूम है कि जो मुस्लिम बहुल समाज है वो एक विशेष क्षेत्र में सामूहिक रूप से रहते हैं, अलग-अलग बिखरे नहीं। तो उनका क्या है कि जो भाई आप स्वाभाविक सी बात है जिस क्षेत्र में मुसलमानों का बहुमत है, वहाँ पे वो निवास करते हैं। तो भाई उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इन सब की सुविधा उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तभी उनका फिर मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास हो पाएगा। तो विशेष क्षेत्र कार्यक्रम चलाइए आप उनके मतलब कि सारी उनको जो मूलभूत सुविधा है उनको जीवन जीने के लिए वो आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, ऐसा सच्चर समिति ने कहा। उसके बाद कहा कि वक़्त संपत्ति के बेहतर इस्तेमाल को अब आप मालूम है कि आपको मालूम है कि इन मुसलमानों का वक्फ बोर्ड बना। तो भाई वक्फ बोर्ड बना है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उन संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो जैसे वक़्त संपत्ति की बोर्ड है तो भाई सरकार लोन सुविधा दे करके उनके लिए कोई बढ़िया स्कूल की व्यवस्था करवा दे। कोई मतलब और कोई अगर उनको सुविधा है, कोई मतलब लाइब्रेरी टाइप की है तो वो उस तरह का उनको व्यवस्था मतलब वक़्त संपत्ति जो है उनका उनके ही भलाई के लिए सरकार बेहतर प्रयास करे, ठीक है? नेक्स्ट है सकारात्मक कार्यक्रम। अब तक सकारात्मक कार्य के लिए उनको इक्वल अपॉर्च्युनिटी कमीशन अब इक्व और दूसरा है नेशनल डेटा नेशनल डेटा और ये है बैंक है आपका नेशनल डेटा बैंक असेसमेंट ऑफ माइनॉरिटी का गठन। अब ये यहाँ पे उसने बोला है कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी कमीशन। अब ये इसलिए बोला है कि भाई अब क्या है कि उनकी शैक्षिक स्थिति निम्न है तो भाई अपॉर्च्युनिटी आती है, अवसर आती है, सरकारी नौकरियां निकलती हैं, कई योजना चलाई जा रही है लेकिन उनको पता ही नहीं है।
जब उनको पता ही नहीं है तो कैसे वो योजना का लाभ। तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी कमीशन का गठन करें ताकि वो जा करके उनको उनके अधिकारों, उनके जो भी कार्यक्रम चलाएँ उनकी जानकारी दें। और है नेशनल डेटा बैंक असेसमेंट फॉर माइनॉरिटी की, मतलब माइनॉरिटियों का मतलब कि उनके असेसमेंट करें कि भाई अभी उनको क्या-क्या सुविधा और देने की ज़रूरत है। किन-किन उनके किन-किन पक्ष में अभी कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है या किस-किस तरह का कार्यक्रम योजनाओं की ज़रूरत है। तो सच्चर समिति ने मुख्यतः ये रिपोर्ट आपके सिफ़ारिशें की। अब चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमने जो आपका पहला टॉपिक था उसमें जो हमने कमज़ोर वर्ग पढ़ा था जो कि अल्पसंख्यक था, तो अल्पसंख्यक का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो दूसरा अल्पसंख्यक है वो है एसटी अनुसूचित जनजाति, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।